आज का दिन देश के करीब 75 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम माना जा सकता है। सालों से जिन फैसलों का इंतजार था, जिनके लिए आपने धरने दिए, यात्राएं की, ज्ञापन सौंपे, अदालत के चक्कर लगाए, उन सारी कोशिशों का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। यह सिर्फ पेंशन की रकम का मुद्दा नहीं, ये आपके सम्मान, आपके आत्मसम्मान और आपके बुजुर्ग जीवन की सुरक्षा का सवाल है। आज की पूरी रिपोर्ट में हम इस बात को सरल भाषा में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की हाल की कार्यवाहियों के बाद जो नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, उसमें पेंशन को 4 अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटा जा रहा है, कौन कौन सी श्रेणियां बन रही हैं और मोटे तौर पर किससे कितनी पेंशन मिलने की संभावना बनती है। देश सूचना के कई सब्सक्राइबर पहले से यह सवाल पूछते रहे हैं कि मेरा पार्ट कौन सा बनेगा, मेरी सेवा कितने साल मानी जाएगी, मेरे सेवा कितने साल मानी जाएगी, खाते में हर महीने लगभग कितना आएगा। आज की यह स्क्रिप्ट इन्हीं सवालों पर रोशनी डालेगी। सबसे पहले उस नींव को समझिए जिस पर यह पूरी नई व्यवस्था टिकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले। आप में से बहुत से साथी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 से जुड़े एक ऐतिहासिक मामले में फैसला सुनाया था। इस आदेश ने उस वेतन सीमा वाली दीवार को चुनौती देने का रास्ता बनाया जिसके कारण पेंशन की गणना बहुत कम वेतन पर रोक दी जाती थी। यह फैसला अचानक नहीं आया था, इसके पीछे दर्जनों याचिकाओं की लंबी लड़ाई, यूनियनों की मेहनत और पेंशन धारकों की बरसों की जद्दोजहद थी। लेकिन फैसला आने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। ईपीएफओ की तरफ से लागू करने में देरी, तकनीकी आपत्तियां, अलग अलग व्याख्याएं और दफ्तरों में सुस्ती, इन सब ने मिलकर पेंशन धारकों की दिक्कतें कई गुना बढ़ा दी। नतीजा यह हुआ कि अलग अलग राज्यों और संस्थानों से नई नई याचिकाएं फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती रहीं और धीरे धीरे इन मामलों की संख्या 40 से ज्यादा हो गई। यह सिर्फ फाइलों की गिनती नहीं थी, यह इस बात का संकेत था कि देश भर के पेंशन धारकों में गहरा असंतोष मौजूद है। जब इतने मामले एक साथ इकट्ठा हुए तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे की गंभीरता को महसूस किया और कहा कि मूल फैसला 3 जजों की बेंच ने सुनाया था, इसलिए नई याचिकाओं पर अंतिम निर्णय भी 3 सदस्यीय विशेष पीठ ही करेगी। इसके बाद जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में एक नई बेंच बनी जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया शामिल रहे। संसद के मानसून सत्र के दौरान इस बेंच ने ईपीएस 95 से जुड़े सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई शुरू की। कई दिनों तक दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस की। हर नियम, हर संशोधन, हर सर्कुलर को बारीकी से देखा गया और फिर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सबसे अहम बात, इस पूरी प्रक्रिया से अदालत का मूल संदेश क्या निकला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पेंशन धारकों के साथ रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। सिर्फ तारीख को आधार बनाकर किसी को लाभ देना और किसी को उससे बाहर रखना न्याय संगत नहीं है। यानी कोई कर्मचारी 2004 से पहले रिटायर हुआ हो, 2006 के बाद रिटायर हुआ हो या 2014 से पहले बाद, सिर्फ तारीख के नाम पर उसे अलग अलग श्रेणी में बांट देना कोर्ट की नजर में उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ईपीएफओ को यह संकेत भी दिया कि सभी पात्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सम्मानजनक और न्यूनतम गरिमा वाली पेंशन सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में नोटिस जारी हुए ताकि सरकार और ईपीएफओ अपना अपना प्रस्तावित फार्मूला अदालत के सामने पेश कर सकें। यही वह जगह है जहां से 4 पार्ट वाले फार्मूले की चर्चा शुरू होती है। अब उस 4 स्तरीय फार्मूले को सरल भाषा में समझते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं कि अंतिम आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन जो खाका सामने आ रहा है वह अदालत की कार्यवाही, आंतरिक पत्रों और तैयारियों पर आधारित है। इसी खाके को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के रूप में समझते हैं। सबसे पहले पार्ट 1, यह श्रेणी उन पेंशन धारकों के लिए है जिन्होंने ईपीएफओ के तहत लगभग 10 साल या उससे कम की पेंशन योग्य सेवा दी है। यानी जिन्होंने न्यूनतम पात्रता तो पूरी की लेकिन किसी कारणवश बहुत लंबी सेवा नहीं कर पाए, कंपनी बंद हुई, निजी परेशानियां रहीं, बीमारी आई या अन्य वजह रही हो। वर्तमान व्यवस्था में इन साथियों की पेंशन ज्यादातर 1000 की वेतन सीलिंग के आधार पर गिनी जाती है। इस सीमा पर 10 साल या उससे कम सेवा के बाद जो पेंशन बनती है वह औसतन 1400 से 1600 मासिक के आसपास बैठती है। आज की महंगाई में यह रकम किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पार्ट 1 के लिए जो नई सोच बन रही है उसका मकसद यह है कि इस न्यूनतम स्तर को थोड़ा ऊपर उठाया जाए
ताकि जिन लोगों ने सीमित समय के लिए भी योगदान दिया है उन्हें भी कम से कम सम्मानजनक जीवन के लिए कोई आधार मिल सके। सटीक आंकड़े अंतिम नोटिफिकेशन के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन दिशा यही है कि सबसे नीचे वाले स्तर को भी सुधार की जरूरत है। अब बात पार्ट 2 की। इस श्रेणी में वे पेंशन धारक आते हैं जिनकी पेंशन योग्य सेवा लगभग 15 से 25 साल के बीच है। इन्होंने 1.5-2 दशक से ज्यादा समय तक लगातार योगदान दिया, लेकिन 30-35 साल की लंबी अवधि तक नहीं पहुंचे। यहां भी गणना का आधार फिलहाल 1000 वेतन सीलिंग मानी जा रही है, जब तक कि किसी ने अलग से हायर पेंशन ऑप्शन न चुना हो। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यदि किसी पेंशन धारक की सेवा लगभग 15 साल है तो उसकी पेंशन 3000 से 3500 के आसपास बैठ सकती है। 20 साल सेवा वालों के लिए यह स्तर 4000 से 5000 प्रतिमाह और 25 साल सेवा वालों के लिए 6000 से 7000 प्रतिमाह तक पहुंच सकता है। यह स्तर पार्ट 1 के मुकाबले बेहतर जरूर है, लेकिन मौजूदा खर्चों और दवाइयों की कीमतों को देखते हुए इसे भी आराम से गुजारा नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं सबसे कर रहा है ज्यादा चर्चा वाले पार्ट 3 पर। इस श्रेणी में वे पेंशन धारक शामिल होंगे जिनकी पेंशन योग्य सेवा 30 साल या उससे अधिक है, खासकर 30 से 35 साल और आगे तक। इन साथियों ने अपना लगभग पूरा कामकाजी जीवन ईपीएफओ प्रणाली के तहत बिताया है और इन्हीं की तरफ से सबसे मजबूती से यह मांग उठती रही है कि उन्हें न्यूनतम 7500 प्लस महंगाई भत्ता के फॉर्मूले पर पेंशन दी जाए। रिपोर्टों के अनुसार जिनकी सेवा करीब 30 साल है उनके लिए 7000 से 8000 के बीच बेसिक पेंशन का अनुमान बन रहा है। वहीं जिनकी पेंशन योग्य सेवा 35 साल या उससे अधिक है उनके लिए 7000 की फिक्स बेसिक पेंशन और उसके ऊपर अलग से डीए जोड़ने का फार्मूला सामने है। यही वह मांग है जो सालों से धरनों, रैलियों और ज्ञापनों में दोहराई जाती रही है। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए न्यूनतम 7500 प्लस डीए, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण शर्त है। 7500 प्लस डीए वाला लाभ हर व्यक्ति को अपने आप नहीं मिल जाएगा। शुरुआती संकेत यह बताते हैं कि यह सुविधा केवल उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगी जिन्होंने वास्तव में 35 साल या उससे अधिक की पेंशन योग्य सेवा पूरी की है और जिनका रिकॉर्ड ईपीएफओ के पास स्पष्ट रूप से दर्ज है। अगर आपकी सेवा 31, 32 या 33 साल की है तो आप पार्ट 3 में तो आएंगे, लेकिन 7500 वाले फिक्स फार्मूले के लिए अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सर्विस रिकॉर्ड, ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट और ईपीएफओ की पासबुक को अच्छी तरह से मिलान कर लें। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, जो सबसे आकर्षक लेकिन सबसे तकनीकी हिस्सा है। यह श्रेणी उन पेंशन धारकों के लिए है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हायर पेंशन ऑप्शन चुना है या चुनने की प्रक्रिया से गुजरे हैं। इस विकल्प में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी वास्तविक सैलरी पर पूरा योगदान करते हैं, सिर्फ 15,000 की लिमिट पर नहीं रुकते। बदले में पेंशन भी उसी वास्तविक औसत वेतन पर आधारित होती है। पार्ट 4 का मूल सिद्धांत यह है कि आपकी औसत वास्तविक सैलरी का लगभग आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशन धारक ने 35 साल तक योगदान किया और उसकी औसत सैलरी 23,000 प्रतिमाह रही, तो उसके लिए लगभग 11,000 तक पेंशन का अनुमान है। यदि औसत सैलरी 25,000 रही तो पेंशन 12,000 13,000 के बीच, 50,000 औसत सैलरी पर लगभग 24,000, 25,000 और 70,000 औसत सैलरी पर करीब 34,000, 35,000 मासिक पेंशन की संभावना बनती है, बशर्ते कि हायर पेंशन ऑप्शन सही तरीके से चुना गया हो और सभी योगदान नियमित रूप से जमा हुए हों। हे मेरे साथी, कई दर्शक पूछते हैं कि क्या यह व्यवस्था ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी है? बिल्कुल एक जैसी तो नहीं है, लेकिन हायर पेंशन वाला मॉडल, जहां औसत सैलरी का लगभग आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है, वह एक तरह की पेंशन सुरक्षा का एहसास जरूर कराता है। फर्क यह है कि यहां सब कुछ आपके योगदान के रिकॉर्ड पर आधारित है। अब सबसे बड़ा सवाल, यह सब कब से जमीन पर दिखेगा? क्या 4 स्तरीय फार्मूला केवल बैठकों और फाइलों तक सीमित रहेगा या आपकी पेंशन पर्ची में भी बदलाव दिखना शुरू होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, दिशा साफ कर दी, भेदभाव के खिलाफ टिप्पणी कर दी। अब बारी सरकार और ईपीएफओ की है कि वे अंतिम सर्कुलर कब जारी करते हैं, किस तारीख से इसे लागू करते हैं, और अगर पेंशन में वृद्धि होती है तो एरियर किस तरह दिया जाएगा। अभी तक जो जानकारी है वह अदालत की कार्यवाही, आंतरिक मसौदों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन आने के बाद ही साफ साफ लिखा होगा कि किस श्रेणी को कितना लाभ मिलेगा।
इसीलिए यह समय अफवाहों पर भरोसा करने का नहीं, बल्कि अपने दस्तावेज संभालने और सही जानकारी पर नजर रखने का है। देश सूचना के सब्सक्राइबर्स से एक खास बात, आपका सबसे जरूरी काम इस समय यह है कि अपने सारे रिकॉर्ड व्यवस्थित कर लें। आपकी सेवा पुस्तिका, ईपीएफओ स्टेटमेंट, नियोक्ता की ओर से जमा किए गए योगदान की डिटेल, ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट की तारीखें, सब कुछ स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिए। अगर आपने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था तो उसकी रसीद, स्क्रीनशॉट या एक्नॉलेजमेंट भी सुरक्षित रखिए। जब भी नया सर्कुलर आएगा, वास्तविक गणना इन्हीं कागजों के आधार पर होगी। साथ ही सावधान रहिए, जब भी पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर आती है, कुछ लोग इसे कमाई का साधन बना लेते हैं। कोई फॉर्म भरने के नाम पर पैसे मांगता है, कोई स्पेशल सलाह के नाम पर बुजुर्ग पेंशन धारकों से शुल्क वसूलने की कोशिश करता है। याद रखिए, आपकी पेंशन आपका अधिकार है। इसे पाने के लिए आपको किसी बिचौलिए को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर तकनीकी मदद चाहिए तो अधिकृत केंद्र, भरोसेमंद सलाहकार या आधिकारिक हेल्पलाइन की मदद लीजिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अब पूरी बात को एक बार संक्षेप में समेट लेते हैं, ताकि जो साथी पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, दोनों के लिए तस्वीर साफ हो जाए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सभी पात्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करनी होगी। दूसरा, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पेंशन को ब्रॉडली 4 पार्ट में देखा जा रहा है। पार्ट 1 10 साल या कम सेवा, पार्ट 2 15 से 25 साल सेवा, पार्ट 3 30 से 35 साल और उससे अधिक सेवा जहां 7,500 प्लस डीए की चर्चा है, और पार्ट 4 हायर पेंशन ऑप्शन चुनने वाले, जिनके लिए औसत सैलरी की लगभग आधी पेंशन का मॉडल है।